हम देखते हैं आयाम मॉड्यूलेशन का व्यंजक। आयाम मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन देखा हमने, क्या था कि श्रव्य आवृत्ति की तरंगों को जब वाहक तरंगों के साथ हम अध्यारोपित करते हैं तो उस समय माडुलक तरंग का आयाम माडुलिक तरंग के आयाम का रैखिक फलन होता है। तो हम इसके लिए निकालते हैं व्यंजक। तो यहाँ पर दो तरंगे, एक आया माडुलक तरंग और दूसरा क्या है, माडुलित तरंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं माडुलक तरंग का समीकरण। माडुलक तरंग का समीकरण ये होता है ई एम इज इक्वल टू कैपिटल ई एम साइन ओमेगा एम इंटू टी। इसको हम देते हैं समीकरण 1। क्या है, ई एम इज इक्वल टू कैपिटल ई एम साइन ओमेगा एम इंटू टी। तो यहाँ पर ई एम का मतलब होता है माडुलक तरंग का तात्क्षणिक मान। ईएम का मतलब क्या है, माडुलक तरंग का तात्क्षणिक मान। कैपिटल ई एम का ये कैपिटल ई एम का क्या मतलब है, आयाम। आयाम जिसको हम कहते हैं शिखर मान। और ओमेगा एम का मतलब होता है कोणीय आवृत्ति। यहाँ पर हम माडुलक तरंग का समीकरण देखें जिसमें ई एम इज इक्वल टू कैपिटल ई एम साइन ओमेगा एम इंटू टी। तो स्मॉल ई एम का मतलब क्या है, माडुलक तरंग का तात्क्षणिक मान। कैपिटल ई एम का मतलब है आयाम। आयाम कहने का मतलब जो अधिकतम मान या शिखर मान जिसको हम कहते हैं। और ओमेगा मतलब कोणीय आवृत्ति होती है। तो ओमेगा एम मतलब माडुलक तरंग की कोणीय आवृत्ति। ये हो गया माडुलक तरंग का समीकरण। अब हम देते हैं माडुलित तरंग का समीकरण। माडुलित तरंग जिसको हम वाहक तरंग कहते हैं, ठीक है। तो माडुलित तरंग जिस तरंग को हम क्या कहते हैं, वाहक तरंग कहते हैं। इसका समीकरण हो जाएगा ई सी इज इक्वल टू कैपिटल ई सी साइन ओमेगा सी इंटू टी। इसको हम दे देंगे समीकरण 2। यहाँ पर ई सी स्मॉल ई सी इज इक्वल टू कैपिटल ई सी साइन ओमेगा सी इंटू टी। ये क्या होगा, समीकरण 2। यहाँ पर भी ई सी का मतलब होगा माडुलित तरंग का तात्क्षणिक मान। कैपिटल ई सी का मतलब होगा आयाम। और ओमेगा सी का मतलब होगा कोणीय आवृत्ति। अब यहाँ पर पहले हम माडुलक तरंग का समीकरण देखें, अब माडुलित तरंग का। यहाँ पर वाहक तरंगों की जो आवृत्ति और कला है, वाहक तरंगों की आवृत्ति एवं कला दोनों माडुलक तरंग के समान होती है।
वाहक तरंगों की आवृत्ति और कला दोनों ही माडुलक तरंगों की आवृत्ति के समान होगी, इसलिए हम वाहक तरंगों की जो आवृत्ति और कला है और वाहक तरंगों की आवृत्ति और कला को माडुलक तरंग की आवृत्ति और कला के समान लिख सकते हैं। तो इस समीकरण को हम लिख सकते हैं स्मॉल ई इज इक्वल टू कैपिटल ई साइन ओमेगा सी इंटू टी। इसको दे देना समीकरण 3। देखो यहाँ पर ई सी की जगह हम सिर्फ क्या लिखे ई, क्योंकि आवृत्ति और कला दोनों क्या है, समान है। तो ई इज इक्वल टू कैपिटल ई साइन ओमेगा सी इंटू टी। ये क्या हो गया हमारा समीकरण 3। अब माडुलित तरंग और माडुलक तरंग दोनों का जो आयाम होगा वो एक दूसरे के सापेक्ष परिवर्तनशील होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वाहक तरंग का आयाम माडुलक तरंग के समान परिवर्तित होता है। वाहक तरंगों का जो आयाम है वो माडुलक तरंगों के समान परिवर्तित होगा, मतलब जो माडुलक तरंग हैं उनके आयाम के अनुसार वो परिवर्तित होगा। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं माडुलित तरंग का समीकरण। इसलिए हम देखते हैं माडुलित तरंग का माडुलित तरंग के समीकरण को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वाहक तरंगों का जो आयाम है वो माडुलक तरंग के आयाम के समान है, इसलिए हम माडुलक तरंग और वाहक तरंग को एक साथ यदि देखें दोनों के आयाम को, तो हम माडुलिक तरंग के समीकरण को हम व्यक्त कर सकते हैं कैपिटल ई इज इक्वल टू ई सी प्लस के ए इंटू ई एम। कैपिटल ई इज इक्वल टू, ये कैपिटल ई का मतलब आयाम हुआ, कैपिटल ई इज इक्वल टू ई सी प्लस के ए इंटू ई एम। अब समीकरण एक से ई एम का मान रखने पर, हमने समीकरण 1 में ई एम का मान निकाला था। क्या था ई एम का मान? ई एम इज इक्वल टू कैपिटल ई एम साइन ओमेगा एम इंटू टी, ये मान था समीकरण 1 से। ये निकाला था ना समीकरण 1 में, ई एम इज इक्वल टू कैपिटल ई एम साइन ओमेगा एम इंटू टी। ये वैल्यू हमने समीकरण 1 में निकाला था। इस मान को अब हम कहाँ रखेंगे? यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैपिटल ई इज इक्वल टू ई सी प्लस के ए। इस ई एम की जगह पर ये वैल्यू आएगा कैपिटल ई एम साइन ओमेगा एम इंटू टी। तो हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल ई इज इक्वल टू ई सी प्लस के ए ई एम साइन ओमेगा एम इंटू टी। इसको दे देना समीकरण 4। ये हमारा आ गया समीकरण 4। ये जो समीकरण 4 है वो उच्च आवरण, इसे हम माडुलित तरंग का उच्च आवरण या मैक्सिमम मान कहेंगे। यह माडुलित तरंग का उच्च आवरण है। हो गया, ये माडुलित तरंग का क्या है? उच्च आवरण है। अब हम देखते हैं
अभी हमने उच्च आवरण निकाला। अब यदि हम उसी को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लें, क्या लिखेंगे? यही समीकरण का ऋणात्मक आयाम क्या हो जाएगा? माइनस ई इज इक्वल टू माइनस ई सी प्लस के ई एम साइन ओमेगा एम इंटू टी। ये हो जाएगा माइनस ई, दोनों पक्ष को हम माइनस से मल्टीप्लाई किए तो माइनस ई इज इक्वल टू माइनस ई सी प्लस के ई एम साइन ओमेगा एम इंटू टी। ये क्या हो गया? ऋणात्मक मान हो गया। तो जब ये ऋणात्मक मान है, अतः यह माडुलित तरंग का निम्न आवरण होगा। अतः यह क्या होगा? माडुलित तरंग का निम्न आवरण, मतलब उसका सबसे निचला मान होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमने जो समीकरण 4 निकाला था और समीकरण 3, दो समीकरण हमने निकाले थे। तो समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रखने पर समीकरण 3 जो हम निकाले थे उस समीकरण में हम समीकरण 4 के मान को रखेंगे। तो समीकरण 3 हमारा क्या था? स्मॉल ई इज इक्वल टू कैपिटल ई साइन ओमेगा सी इंटू टी। ये था हमारा समीकरण 3। और समीकरण 4 क्या था? समीकरण 4 था कैपिटल ई इज इक्वल टू ई सी प्लस के ई एम साइन ओमेगा एम इंटू टी। यही है ना? ये समीकरण 3 है और ये हमारा समीकरण 4 है। तो समीकरण 3 में समीकरण 4 से हम मान रखेंगे। तो समीकरण 4 कैपिटल ई का वैल्यू है, तो कैपिटल ई यहाँ कहाँ पर है? ये है। यहाँ पर हम कैपिटल ई के वैल्यू को रखेंगे। तो क्या आ जाएगा? ई इज इक्वल टू कैपिटल ई की जगह रखो ई सी प्लस के ई एम साइन ओमेगा एम इंटू टी और आ जाएगा साइन ओमेगा सी इंटू टी। देखो, सिर्फ ई के जगह पे हम समीकरण 4 का जो ई का मान निकाले थे उस मान को रखें। तो ई का मान आ गया ई सी प्लस के ई एम साइन ओमेगा एम इंटू टी और क्या आ गया? साइन ओमेगा सी इंटू टी। ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इस पूरे पद में इन दोनों पद से हम ई सी कॉमन निकालेंगे। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई सी कॉमन निकल गया। तो यहाँ से ई सी कॉमन निकला तो यहाँ तो 1 बचा 1। लेकिन अब ये जो सेकंड पद है हमारे पास, यहाँ पर ई सी नहीं है इसी, इसलिए हम ई सी का यहाँ क्या कर देंगे? भाग देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा के ई एम अपॉन ई सी इंटू साइन ओमेगा एम इंटू टी, फिर आ जाएगा साइन ओमेगा सी इंटू टी। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब हम इसके आगे देखते हैं। इसी समीकरण को आगे हम देखते हैं। ये क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू ई सी 1 प्लस के ई एम अपॉन ई सी साइन ओमेगा एम इंटू टी और आ गया है साइन ओमेगा सी इंटू टी। ये समीकरण था जो हमको प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि एम ए इज इक्वल टू होता है के ए इंटू ई एम अपॉन ई सी।
एम ए बराबर क्या होता है, एम ए मतलब होता है माडुलन गुणांक, एम ए को बोलते हैं माडुलन गुणांक। माडुलन गुणांक बराबर होता है के ए इंटू ई एम अपॉन ई सी। तो यहाँ पर इस समीकरण में, इस समीकरण को हम दे देते हैं समीकरण 5, दे दिए। अब समीकरण 5 में जहाँ पर के ए इंटू ई एम अपॉन ई सी है, इसकी जगह हम क्या रखेंगे, एम ए रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 5 से ये हो गया E इज इक्वल टू ई सी 1 प्लस एम ए साइन ओमेगा एम इंटू टी, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा सी इंटू टी। ये हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं ई सी का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा ई सी, और ये साइन ओमेगा टी से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ई सी साइन ओमेगा सी इंटू टी। ये हो गया 1 इंटू ई सी और साइन ओमेगा टी, प्लस ये हो जाएगा ई सी इंटू एम ए साइन ओमेगा एम इंटू टी इंटू साइन ओमेगा सी इंटू टी। क्योंकि ये भी ब्रैकेट के बाहर था, मतलब इसके साथ भी इसका मल्टीप्लाई हुआ और साइन ओमेगा सी से भी उसका मल्टीप्लाई हुआ, तो ई सी का मल्टीप्लाई 1 से ई सी और साइन ओमेगा सी से, तो ये मिल गया और सेकंड पद हमको ये मिला। अब यहाँ पर देखते हैं E इज इक्वल टू होगा ई सी इंटू साइन ओमेगा सी इंटू टी प्लस। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, 2 का गुणा करते हैं और 2 का भाग देते हैं। तो यहाँ पर जब हम 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा ई सी एम ए अपॉन 2 इंटू 2 साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी इंटू टी। देखो यहाँ पे हम 2 का गुणा भी कर दिया इस पूरे पद में, 2 का भाग, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 2 कटेगा तो हमको वही समीकरण फिर से मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे और वो फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी का। 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये होता है फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। ठीक, अब देखते हैं आगे। देखो क्या था समीकरण, E इज इक्वल टू ई सी साइन ओमेगा सी इंटू टी, प्लस इस पद को लिखेंगे ई सी इंटू एम ए अपॉन 2। ये आ गया। अब देखो यहाँ पर हमको फॉर्मूला सिर्फ यहाँ से यहाँ तक यूज करना है, क्योंकि यही हो रहा है 2 साइन ए और इसको बोलेंगे साइन बी। ठीक है, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला ये लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए, किसको है ओमेगा एम टी है, और बी क्या है ओमेगा सी टी, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ओमेगा एम टी माइनस ओमेगा सी इंटू टी माइनस कॉस ओमेगा एम टी प्लस ओमेगा सी टी। ये हो जाएगा। हम यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूले में रखे हैं साइन 2 साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्मूले में। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल ई सी साइन ओमेगा सी इंटू टी, ये है, प्लस ई सी एम ए अपॉन 2। अब यहाँ पर देखते हैं कॉस, यहाँ पर दोनों में t कॉमन है, तो t को कॉमन निकाल देते हैं, तो आ जाएगा ओमेगा m माइनस ओमेगा सी इंटू टी माइनस कॉस ओमेगा m प्लस ओमेगा सी इंटू टी। ये आ गया दोनों में। अब
जो EC इंटू MA/2 है इसका इन दोनों के साथ क्या है, मल्टीप्लाई के रूप में है ना ये, तो इसका इस पद के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसका अगले पद के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा EC साइन ओमेगा C इंटू टी प्लस EC MA/2 कॉस ओमेगा M माइनस ओमेगा C इंटू टी। पहले पद के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दिए, अब माइनस करके लिखेंगे EC MA/2 कॉस ओमेगा M प्लस ओमेगा C इंटू टी। यहाँ पर हम इस पद का, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर था मतलब गुणा के रूप में है, हम दोनों पदों के साथ उसका क्या कर दिए, गुणा कर दिए। अब इसके बाद E इज इक्वल टू हो जाएगा EC साइन ओमेगा C इंटू टी। अब माइनस वाले पद को पहले लिखेंगे, प्लस वाले पद को हम बाद में लिखते हैं। जो माइनस वाला पद है उसको उठाकर हम पहले लिखते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस EC MA कॉस ओमेगा M प्लस ओमेगा C इंटू टी और प्लस आ जाएगा EC MA/2 कॉस ओमेगा M माइनस ओमेगा C इंटू टी। ये आ गया। इसमें कुछ नहीं किए, सिर्फ माइनस वाले पद को पहले रखे और प्लस वाले पद को बाद में। तो ये होता है आयाम मॉड्यूलेशन के लिए व्यंजक। ठीक है, ये जो हम आयाम मॉड्यूलेशन के लिए हमने व्यंजक निकाला वो व्यंजक यहाँ तक आ गया। अब हम देखते हैं मॉडुलन गुणांक। मॉडुलन गुणांक का डेफिनेशन होता है वाहक तरंगों के आयाम का प्रारंभिक आयाम से अधिकतम परिवर्तन बटे वाहक तरंगों का प्रारंभिक आयाम। वाहक तरंगों के आयाम का प्रारंभिक आयाम से अधिकतम परिवर्तन बटे वाहक तरंगों का प्रारंभिक आयाम। ठीक, इसके आगे हम बाद में देखते हैं। अब हम देखते हैं मॉडुलन गुणांक के लिए व्यंजक। अभी हम पढ़े मॉडुलन गुणांक। तो मॉडुलन गुणांक का डेफिनेशन था कि वाहक तरंगों का जो आयाम है वो प्रारंभिक आयाम से जितना उसमें अधिकतम परिवर्तन हुआ है बटे वाहक तरंगों का प्रारंभिक आयाम। तो वाहक तरंगों का प्रारंभिक आयाम से अधिकतम परिवर्तन Ka इंटू EM है और वाहक तरंगों का प्रारंभिक आयाम कितना है, EC है। मॉडुलन गुणांक बराबर वाहक तरंगों के आयाम का उसके प्रारंभिक आयाम से अधिकतम परिवर्तन बटे वाहक तरंगों का प्रारंभिक आयाम। इसको हम दे देते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब Ka एक नियतांक है, Ka
एक क्या है, नियतांक है, ये एक नियतांक है, इसलिए a बराबर हो जाएगा EM/EC। इसको हम देंगे समीकरण 2। Ka को हम क्या माने, कांस्टेंट नियतांक माने, तो Ma बराबर क्या हो जाएगा, ये नियतांक इसलिए इसको हटा दिए तो EM/EC। ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब माडुलक तरंग का जो आयाम है, माडुलक तरंग का आयाम और वाहक तरंग का आयाम, माडुलक तरंग का आयाम एवं वाहक तरंग का आयाम। यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा माडुलक तरंग है उसका आयाम और जो हमारे वाहक तरंग है उसका आयाम, दोनों का आयाम एक दूसरे के अनुपात में होते हैं। ठीक है, माडुलक तरंग का आयाम और वाहक तरंग का आयाम दोनों एक दूसरे के अनुपात में है। यहाँ दिख रहा है ना, ये किसका, EM मतलब माडुलक तरंग का आयाम और EC मतलब वाहक तरंग का आयाम। तो माडुलक तरंग का आयाम एवं वाहक तरंग का आयाम एक निश्चित अनुपात में होते हैं। इसे हम माडुलन गुणांक कहते हैं। इसे हम माडुलन गुणांक कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाएगा हमारा, माडुलन गुणांक। अब इसके आगे हम देखते हैं यदि sin ओमेगा m t का अधिकतम मान +1 हो और न्यूनतम मान -1 हो। देखो यहाँ पे, यदि sin ओमेगा m t जो है उसका अधिकतम मान कितना हो, +1 और उसका न्यूनतम मान कितना हो, -1, तो यहाँ पर E मैक्सिमम मतलब अधिकतम, E मैक्सिमम इज इक्वल टू होगा EC प्लस KA इंटू EM। ये हो जाएगा EC प्लस KA इंटू EM। अब अगर इसका माइनस में मान होगा तो E मिनिमम मतलब ये सबसे कम मान इज इक्वल टू हो जाएगा EC माइनस KA इंटू EM। तो इस समीकरण को हम दे देते हैं समीकरण 3 और इसको हम दे देते हैं समीकरण 4। तो एक पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को जोड़ते हैं। तो लिखना है यहाँ पे समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इससे जुड़ेगा और इसका राइट हैंड साइड राइट हैंड से ही जुड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, EC प्लस KA इंटू EM प्लस EC माइनस KA इंटू EM इज इक्वल टू E मैक्सिमम प्लस E मिनिमम। ये होगा। देखो सबसे पहले इसको हम इससे जोड़े, एक साइड दोनों जुड़ गया, और उसी प्रकार E मैक्सिमम किससे जुड़ेगा, E मिनिमम से। तो यहाँ पर KA प्लस EM ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर EC ये 2 टाइम्स है, इसलिए हम लिख लिए इसको 2EC इज इक्वल टू E मैक्सिमम प्लस E मिनिमम। ये हो गया। तो EC इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2 इसके बटे में, क्योंकि यहाँ पर गुणा के रूप में है, पक्षांतर होगा, भाग के रूप में जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 E मैक्सिमम प्लस E मिनिमम। इसको हम दे देते हैं समीकरण 5। ठीक, अब यहाँ पर ये तो हम प्लस कर दिए। अब फिर क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को एक बार हम क्या करेंगे,
घटाएंगे। अभी यहाँ पर जोड़े हैं तो हमको समीकरण 5 मिल गया। अब हम दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 3 व 4 को घटाने पर। जब हम समीकरण 3 और 4 को घटाएंगे तो होगा EC प्लस KA इंटू EM माइनस। अब देखो यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये माइनस करके आ गया, माइनस EC ये हुआ, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस KA इंटू EM इज इक्वल टू E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम। इधर हम घटाएं तो उधर भी वो घटेगा। अब यहाँ पर देखो EC प्लस में है और यहाँ माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब 2 टाइम्स कौन आ रहा है, KA इंटू EM इज इक्वल टू E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम। तो KA इंटू EM इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम। इसको हम दे देंगे समीकरण 6। ठीक, अब समीकरण 5 और 6 दो समीकरण हमको मिला। अब समीकरण 6 को समीकरण 5 से हम भाग देंगे। समीकरण 6 को समीकरण 5 से भाग देने पर। अब हम समीकरण 6 को समीकरण 5 से भाग देंगे तो समीकरण 6 का लेफ्ट हैंड साइड है KA इंटू EM अपॉन EC, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम अपॉन 1/2 E मैक्सिमम प्लस E मिनिमम। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से भाग दे दिए, राइट हैंड साइड को राइट हैंड से भाग दे दिए। अब यहाँ पे 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा तो आ गया KA इंटू EM अपॉन EC इज इक्वल टू E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम अपॉन E मैक्सिमम प्लस E मिनिमम। इसको दे दो समीकरण 7। ये हो गया समीकरण, क्या हो गया, 7 हो गया। अब हम जानते हैं शुरू में ही हम निकाले माडुलन गुणांक। माडुलन गुणांक MA इज इक्वल टू क्या होता है, KA इंटू EM अपॉन EC, ये हमने फाइंड आउट किया था, निकाला था। तो जब MA इज इक्वल टू K इंटू EM अपॉन EC है तो इसके स्थान पर हम MA रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा समीकरण MA इज इक्वल टू E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम अपॉन E मैक्सिमम प्लस E मिनिमम। तो ये होता है माडुलन गुणांक। ठीक है, ये होगा माडुलन गुणांक। अब जो माडुलन गुणांक होते हैं, वास्तव में माडुलन गुणांक का महत्व क्या होता है, क्यों हम निकालते हैं माडुलन गुणांक। हम जो सूचनाओं का प्रसारण करते हैं तो वो सूचना उसकी जो प्रबलता है और उसकी जो क्वालिटी है, मतलब उस स्पष्ट और प्रबल प्रसारण के लिए हम माडुलन गुणांक का उपयोग करते हैं। मतलब माडुलन गुणांक ही है जो ये निर्धारित करता है कि वो जो आवृत्ति है वो प्रबल और स्पष्ट रूप से संचारित होगी कि नहीं होगी। इसलिए माडुलन गुणांक का मान हमेशा 1 से कम होना चाहिए। माडुलन गुणांक का मान हमेशा क्या होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। स्पष्ट और प्रबल प्रसारण के लिए माडुलन गुणांक का मान हमेशा 1 से कम होना चाहिए। ठीक है,
अब हम देखते हैं आयाम मॉड्यूलन का लाभ। आयाम मॉड्यूलन को हम AM भी लिखते हैं, ठीक है। आयाम मॉड्यूलन को हम क्या लिखते हैं? AM भी लिखते हैं। आयाम मॉड्यूलन का लाभ, देखो सबसे पहला लाभ यह है आयाम मॉड्यूलन का कि इसमें प्रेषण और अभिग्राही, मतलब प्रेषण और अभिग्रहण करने के लिए जो हम उपकरण प्रयुक्त करते हैं वो एकदम सस्ते होते हैं और सुविधाजनक होते हैं, ठीक है। तो पहला क्या लिखेंगे? प्रेषण एवं अभिग्रहण के उपकरण सस्ते होते हैं। अब सस्ते होंगे, सुविधाजनक होंगे तो हम उनका उपयोग करेंगे, क्योंकि सस्ते होंगे तो वो हमारे पहुंच के होंगे ना, हम उसको खरीद सकते हैं। सेकंड होता है वाहक तरंगों का परास या वाहक तरंगों की आवृत्ति 0.5 से 20 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है। यहाँ पर जो आयाम मॉड्यूलेशन के लिए जो हम वाहक तरंगों का उपयोग कर रहे हैं उनका परास 0.5 से 20 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है। इसलिए इन वाहक तरंगों को देखो मेगाहर्ट्ज में है, मतलब हम आसानी से बहुत अधिक दूरी तक संप्रेषण कर सकते हैं। तीसरा होता है, एक तो उसकी आवृत्ति हो गई, दूसरा उसका उपकरण हो गया। तीसरे में क्या होता है, जो आयाम मॉड्यूलेशन होगा वो आयाम मॉड्यूलेशन के लिए जो हम उसमें डाटा यूज करते हैं या जो हम उसमें मॉड्यूलित तरंगों का यूज करते हैं, वो मॉड्यूलित तरंगें को प्रेषण करना, मतलब मॉड्यूलक तरंग को मॉड्यूलित तरंग के साथ जो प्रेषण किया जाता है, अध्यारोपित किया जाता है, वो असुविधाजनक होता है। मॉड्यूलित तरंगों को मॉड्यूलक तरंगों के साथ प्रेषण या अध्यारोपित करना सरल है, ठीक है। मॉड्यूलित तरंग को हम जब मॉड्यूलक तरंग के साथ अध्यारोपित करते हैं, ये जो कार्य है वो बहुत सरल होता है, इसलिए हम आयाम मॉड्यूलेशन का उपयोग करते हैं। ये 3 भाग होते हैं आयाम मॉड्यूलेशन के। अब होता है आयाम मॉड्यूलेशन के दोष। आयाम मॉड्यूलेशन का पहला दोष ये है कि इसकी दक्षता कम होती है। इसकी दक्षता कम होती है। दूसरा, इसकी गुणता अच्छी नहीं होती। तीसरा, बाह्य शोर का प्रभाव होता है। बाह्य शोर का प्रभाव होता है। देखो यहाँ पर इसका क्या है, सबसे पहले तो इसकी दक्षता अच्छी नहीं होती। हालांकि इसके उपकरण हमको सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन इसकी जो दक्षता है वो अच्छी नहीं होती। सेकंड, इसकी गुणता भी अच्छी नहीं होती, मतलब जो गुण होना चाहिए, जो क्वालिटी होनी चाहिए उसमें, वो क्वालिटी वहाँ पर नहीं मिलती।
तीसरा होता है बाह्य शोर का प्रभाव, मतलब जैसे ही हम इसको प्रेषित करते हैं उस समय वातावरण का जो भी गतिरोध है या जो बाह्य शोर होते हैं, चाहे वो वायु के कारण हो या अन्य किसी कारण से, तो वो उसमें बहुत अधिक होता है। इसलिए आयाम मॉड्यूलेशन का उपयोग नहीं भी किया जाता और उसके कुछ अच्छाइयों के कारण उसका उपयोग किया भी जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आयाम मॉड्यूलेशन समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं आवृत्ति मॉड्यूलेशन। अब है अगला आवृत्ति मॉड्यूलेशन। तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन तो हम पढ़ चुके हैं कि क्या होता है कि जब श्रव्य आवृत्ति की तरंगों को वाहक तरंगों के साथ अध्यारोपित करते हैं उस समय मॉड्यूलित तरंग की आवृत्ति मॉड्यूलक तरंग के आवृत्ति आयाम का रैखिक फलन होता है। ये उसका डेफिनेशन था। हम निकालते हैं आवृत्ति मॉड्यूलेशन के लिए व्यंजक। का व्यंजक, आवृत्ति मॉड्यूलेशन का व्यंजक है। सबसे पहले हम देखते हैं मॉड्यूलित तरंग की जो आवृत्ति होती। अब आवृत्ति को हम दर्शाते हैं किससे? एफ मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। मॉड्यूलित तरंग की आवृत्ति f, ठीक है। मॉड्यूलित तरंग की आवृत्ति क्या है? f है। और वाहक तरंग की आवृत्ति fc है, ठीक है। मॉड्यूलित तरंग की आवृत्ति f है और वाहक तरंग की आवृत्ति क्या है? fc है। यदि हम यहाँ पर विचलन क्या मानेंगे? विचलन डेल होगा, तो विचलन डेल इज इक्वल टू हो जाएगा f माइनस fc। यदि हम ये देखें कि मॉड्यूलक तरंग और मॉड्यूलित तरंग दोनों के मध्य विचलन कितना है, तो विचलन डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f माइनस fc। ये होगा मॉड्यूलित तरंग की आवृत्ति में हम मॉड्यूलक तरंग की आवृत्ति को घटाएंगे। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। अब वाहक तरंग का विचलन, वाहक तरंग का जो विचलन है वो ताक्षणिक मान के बराबर होता है। ताक्षणिक मान के बराबर होगा, ठीक है। वाहक तरंग का जो विचलन है, विचलन मतलब डेल, ये बराबर किसके होगा? ताक्षणिक मान em के बराबर होगा। em को हम ताक्षणिक मान लेते हैं, तो डेल पोर्शन होगा em के। अब डेल इज इक्वल, देखो कभी भी अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हम बराबर में बदलेंगे तो वहां पर हम एक क्या करते हैं? बराबर चिन्ह लगाने के साथ साथ एक नियतांक लगाएंगे। तो नियतांक हो गया k इंटू em, इसको हम दे देते हैं समीकरण 2, ठीक है। तो हम जानते हैं कि पहले हम पढ़े थे मॉड्यूलक तरंग का आयाम, मॉड्यूलक तरंग का जो समीकरण हमने निकाला था क्या था? em इज इक्वल था कैपिटल em साइन ओमेगा m इंटू टी। यही होता है ना, em इज इक्वल टू कैपिटल em साइन ओमेगा m टी। तो यहाँ पर समीकरण 2 में em का मान रखेंगे, समीकरण 2 में इस मान को हम रखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, तो डेल इज इक्वल टू क्या होगा? k इंटू em साइन ओमेगा m इंटू टी, इसको दे देंगे समीकरण 3। डेल इज इक्वल टू क्या आ गया? k इंटू em साइन ओमेगा m इंटू टी, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो समीकरण 3 में हम समीकरण 1 के मान को रखते हैं, ठीक है। समीकरण 1 क्या है? डेल इज इक्वल टू f माइनस एफ सी। यहाँ पर डेल है तो डेल की जगह हम क्या रख देंगे? f माइनस एफ सी रखेंगे। तो लिखते हैं
समीकरण 3 में समीकरण 1 का मान रखने पर, ठीक। तो समीकरण 3 में डेल की जगह हम रखेंगे f माइनस एफ सी इज इक्वल टू के इंटू ई एम साइन ओमेगा एम इंटू टी। ये आ गया। अब यहाँ पर एफ सी को हम पक्षांतर कर देते हैं, तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ सी प्लस के ई एम साइन ओमेगा एम इंटू टी, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 4। f माइनस एफ सी था, तो इधर आकर वो क्या हो गया, प्लस एफ सी हो गया, प्लस के इंटू ई एम साइन ओमेगा एम इंटू टी। अब यहाँ पर साइन ओमेगा एम इंटू टी, इसका अधिकतम मान हो जाएगा +1, ठीक है। इसका अधिकतम मान हम लेंगे +1, या हम बोल सकते हैं +-1, क्योंकि उसमें प्लस भी समाहित होगा माइनस भी समाहित होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं डेल मैक्सिमम मतलब अधिकतम मान बराबर है प्लस माइनस के यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर बोल रहा है साइन ओमेगा एम इंटू टी का अधिकतम मान कितना है, डेल मैक्सिमम के बराबर, ठीक है। तो डेल मैक्सिमम इज इक्वल टू होगा प्लस माइनस के ए ई एम होगा, ठीक है। डेल मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के ए ई एम। अतः समीकरण 4 से ये हो जाएगा। अब देखो समीकरण 4 में हमने निकाला f इक्वल टू एफ सी प्लस के ई एम साइन ओमेगा एम टी, तो इसके हिसाब से हम फ्रीक्वेंसी को अधिकतम माने तो f मैक्सिमम क्या होगा, इक्वल टू एफ सी प्लस माइनस, ठीक है। f मैक्सिमम इज इक्वल टू एफ सी प्लस माइनस, ये हो जाएगा के ई एम, क्योंकि ये तो अधिकतम है, अधिकतम मतलब +1 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, के ई एम। साइन ओमेगा एम टी को हम क्या मान रहे हैं, +1 माने, तो ये पूरा 1 हो गया, तो सिर्फ क्या बचेगा, f मैक्सिमम इज इक्वल टू एफ सी प्लस माइनस के ई एम। तो ये होता है हमारा आवृत्ति मॉडुलन का व्यंजक, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं आवृत्ति मॉडुलन के लाभ। आवृत्ति मॉडुलन को हम कहते हैं FM। आवृत्ति मॉडुलन को शॉर्ट में हम क्या कहेंगे, FM। इसका लाभ, आवृत्ति मॉडुलन का सबसे पहला लाभ होता है कि इसकी दक्षता अच्छी होती है, दक्षता अच्छी होती है, दक्षता अधिक होती है। प्रसारण परास अधिक होता है, प्रसारण परास या प्रसारण का क्षेत्रफल क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है। सबसे पहला बात है कि इसकी दक्षता जो है बहुत अच्छी होती है। आयाम मॉड्यूलेशन की दक्षता अच्छी नहीं होती, लेकिन आवृत्ति मॉड्यूलन की दक्षता क्या होती है, अच्छी होती है, अधिक होती है। प्रसारण का क्षेत्रफल मतलब प्रसारित जो सूचनाओं को प्रसारण कर सकते हैं, उस प्रसारण का क्षेत्रफल यहाँ पर अधिकतम होता है। तीसरा, इसकी गुणता अच्छी होती है। तो यही कारण है कि हम आवृत्ति मॉड्यूलेशन का ज़्यादा उपयोग करते हैं और आयाम मॉड्यूलेशन का कम उपयोग करते हैं। तो आज हमने पढ़ा आवृत्ति और आयाम मॉड्यूलेशन का जो व्यंजक होता है, मतलब हम उसको कैसे निकालते हैं। आवृत्ति मॉड्यूलेशन के लिए क्या है समीकरण है और आयाम मॉड्यूलेशन के लिए क्या समीकरण है, और उन दोनों में गुण या दोष क्या है। तो गुण या दोष ही उसका क्या होता है, अंतर होता है। तो इसके साथ ही आगे को हम देखते हैं अगली कक्षाओं में। धन्यवाद।